आइए, नमस्कार। चलिए देखते हैं। हम लोग पहले स्टार्ट कर लिए थे हम लोग मैटर का फर्स्ट पार्ट क्लासिफिकेशन हम लोगों ने कर लिया। मैटर के क्लासिफिकेशन में आगे हमने उसी वीडियो में कहा था कि इसको नेक्स्ट वीडियो में आगे इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये डिटेल में पढ़ना मैटर मतलब द्रव्य ना। तो द्रव्य को आपने क्लासीफाई किया है। तो द्रव्य मतलब मैटर की डिफिनीशन आपने कही थी कि वे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं तथा जिनका स्वयं का द्रव्यमान होता है एवं अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा उन्हें फील कर पाते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम लोग द्रव्य कहते हैं। और द्रव्य के लिए हम लोगों ने चर्चा कर ली थी कि एनीथिंग अराउंड अस, कोई भी वस्तु जो हमारे चारों ओर उपस्थित है वो सब द्रव्य कहलाएगी। जैसे हमने कहा हमारे चारों ओर में पंखा है, द्रव्य है, बोर्ड द्रव्य है, मार्कर द्रव्य है। यदि आप बैठे हुए हमारे सामने वो अब आप भी द्रव्य होंगे। वाटर जल ये क्या है? द्रव्य है। एयर भरी हुई है पूरे रूम में, ये भी क्या है? द्रव्य है। तो जो भी चीजें हैं, डेस्क है, बेंच है, ये सब द्रव्य है। ठीक, तो अब उसमें से हम लोगों ने इसको देखा है ये क्लासिफिकेशन में ऑन द फिजिकल बेसिस। फिजिकल बेसिस और भौतिक आधार पर। तो भौतिक आधार पर ये बात की सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस को अलग से क्लासीफाई कर रहे हैं। किस आधार पर? ऑन द फिजिकल बेसिस। हम कहते हैं पहला है सॉलिड, ठोस। ठोस क्या है? डिफिनीशन जान लीजिए। ठोस के लिए हम कहेंगे कि द मैटर देयर वॉल्यूम एंड शेप आर डिफिनिट। कहने का मतलब है द मैटर व्हिच हैव डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम, है ना, वे द्रव्य जिनका आयतन और आकृति दोनों निश्चित होते हैं ठोस कहलाते हैं। ठोस के लिए हम लोग थोड़ा देखते हैं कि इसमें क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं। तो हम लोगों ने सॉलिड के लिए ये कोई सॉलिड सब्सटेंस ले लिया। सॉलिड सब्सटेंस में हम किसको दिखाएंगे? मॉलिक्यूल्स को। तो मॉलिक्यूल्स ये यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मॉलिक्यूल आपको मालूम है कि ऐसे हम लोग जो बना रहे हैं दैट इज मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स जो सॉलिड मॉलिक्यूल होंगे तो सॉलिड मॉलिक्यूल में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है या शून्य होता है। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस मतलब क्या? दो कॉन्टिन्यूअस अणुओं के बीच का स्थान। ये देखिए, ठीक, हम लोगों ने कहा इस अणु से इस अणु यानी इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस ये है, ये क्या है? बहुत कम है या शून्य। ठीक, तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? बहुत कम या शून्य होता है। अच्छा, दूसरी बात इसमें देख सकते हैं कि ये क्या होंगे? रिजिड होंगे। क्यों? सॉलिड मॉलिक्यूल पास पास होंगे तो हम लोग इनको ऐसे दबाना चाहेंगे, दबेंगे नहीं, हार्ड होंगे यानी रिजिड होंगे। ठीक, और क्या देख सकते हो इसमें? हम इस मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। ये मॉलिक्यूल मोशन करेगा क्या? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा तो इस पूरे कंटेनर में जहां पर है वहीं सेट रहेगा। जैसे आज आपने इसको ले लिया और सॉलिड है ये, इसमें कहीं आपने एक चिन्ह बना लिया, कल आओगे ये चिन्ह यहां से हटके यहां नहीं जाएगा। कहने का मतलब यहां का मॉलिक्यूल हटके यहां नहीं जाएगा। अब ये बात अगर कि इसको डस्टर उठा करके कहीं दूसरी जगह ले जाओ तो डस्टर चला गया ना। तो डस्टर पूरा का पूरा क्या है? एक सॉलिड सब्सटेंस है, लेकिन उसमें मॉलिक्यूल जहां पहले था अब भी मॉलिक्यूल वहीं रहेगा। कहने का मतलब स्थानांतरण गति नहीं करेगा। तो सॉलिड मॉलिक्यूल्स कभी स्थानांतरण गति नहीं करते। सॉलिड के मॉलिक्यूल स्थानांतरण गति नहीं करते हैं। और लेकिन हम लोग ये देखेंगे कि अपने अक्ष पर ये ऐसे घूम सकता है मॉलिक्यूल ऐसे, यानी अपने अक्ष पर घूमने वाले को कौन सा मोशन कहते हैं? घूर्णन गति। तो घूर्णन गति कर सकता है। साथ में और क्या है? यदि हम लोग ये सॉलिड लिए हैं और यहाँ पर ऐसे टक्कर मार रहे हैं, आवाज आ रही है, इसका मतलब क्या है? ये वाइब्रेटरी मोशन इनके मॉलिक्यूल कर सकते हैं, वाइब्रेटरी मोशन भी कर सकते हैं। तो अब देख लिए सॉलिड के मॉलिक्यूल में ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता है, लेकिन ये रोटेटरी मोशन कर सकता है और वाइब्रेटरी मोशन कर सकता है। सॉलिड की एग्जांपल हम लोग देखेंगे। एग्जांपल में हमने देखा स्टोन यानी पत्थर, वुड लकड़ी, इसी प्रकार से आइस यानी बर्फ। ठीक, तो बहुत सारी चीजें हैं। अपना कोयला हो गया, है ना, कोल, ये भी सॉलिड होता है। तो जितने मेटल्स होते हैं सब सॉलिड है। कुछ मेटल्स छोड़ करके, जैसे मरकरी आपने लिया, लिक्विड है ना।
तो मेटल्स आपके सॉलिड होते हैं। इसी प्रकार से जितनी मिश्र आते हैं सब सॉलिड, ये सब आपके सॉलिड होते हैं। सेकेंड पोर्शन में आते हैं और दूसरे के लिए देखते हैं द्रव, यानी लिक्विड क्या है, तो हम लोग कहेंगे वह द्रव्य जिनका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति निश्चित नहीं होती है। द मैटर व्हिच हैव डेफिनिट वॉल्यूम बट इनडेफिनिट शेप कॉल्ड लिक्विड। इस द्रव और इस द्रव्य में डिफरेंस ये है कि द्रव्य के अंदर द्रव आएगा, ठीक, द्रव और द्रव्य दोनों अलग अलग टर्म है। अब हम लोगों ने कहा कि मान लीजिए एक कंटेनर ले लीजिए, ये कंटेनर ऐसे बना दिया हमने, इस कंटेनर में हम लोगों ने लिक्विड सब्सटेंस देखा, ये तो यहां पर हम लोगों ने जो लिक्विड सब्सटेंस को देख लिया तो इस सब्सटेंस में आपने देखा कि मॉलिक्यूल से सॉलिड के कंपेयर में कुछ दूर दूर है, सॉलिड के कंपेयर में कुछ दूर दूर, तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इसमें पाया जाता है, इसको बोलते हैं अंतरणुक स्थान, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, अंतरणुक स्थान कुछ पाया जाएगा। अंतरणुक स्थान पाया गया, इसके मॉलिक्यूल यहां से भाग के यहां जा सकते हैं, यहां से यहां जा सकते हैं, यानी कि ये स्थानांतरण गति कर सकते हैं, रोटेटरी मोशन भी कर सकते हैं, वाइब्रेटरी मोशन भी कर सकते हैं, करेंगे। इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, क्यों? क्योंकि जब अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिक ऊर्जा होगी। यहाँ पर मॉलिक्यूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा रहा था, इसलिए इसमें काइनेटिक एनर्जी लगभग शून्य थी, जबकि पोटेंशियल एनर्जी हाई थी, ठीक। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के जीरो के लगभग पहुंच जाएगी क्योंकि इसमें मोशन होगा, तो मोशन पाया जाएगा, इसलिए हम लोग कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। लिक्विड सब्सटेंस में हम लोग एग्जाम्पल देखना चाहेंगे, तो एग्जाम्पल में आप आ जाइए। लिक्विड में पहले तो वाटर यानी जल, दूसरा क्या है अल्कोहल, शराब वाले देखते होंगे अल्कोहल। तीसरे में हम लोग चले आ रहे हैं, कह रहे हैं आयल, आयल में पेट्रोल है, डीजल है ना, बाकी आयल और देखते हो बहुत सारे, है ना। इसी प्रकार से हम लोग और देख लेंगे इसमें कंपाउंड बेंजीन, ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेंजीन लिक्विड होता है, क्लोरोफॉर्म लिक्विड होता है, वेस्ट्रान वेस्ट्रासाल लिक्विड होते हैं। तो ये सब सब्सटेंस आप लोग ले आओगे। अल्कोहल आपने लिख भी लिया पहले से, एसिटिक एसिड है, ये सब क्या है लिक्विड। तीसरे नंबर पे चले आते हैं और लिखते हैं हम लोग किसके लिए, गैस के लिए। गैस के लिए एक कंटेनर देखिए हम लोगों ने ये बना लिया, एक कंटेनर है, हमने कहा एक कंटेनर हम लोगों ने ये बनाया है ऐसे। मॉलिक्यूल्स यहाँ पर गैस के ऐसे हैं, यहाँ पर ऐसे घूमे, तो हम लोग इसमें जब गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए बात कर रहे हैं तो हम लोग ये कहेंगे कि इनमें इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में बहुत अधिक होता है। हम लोग इसे कंटेनर में रखे हैं तो पहले डिफिनीशन देख लेते हैं। डिफिनीशन इसकी क्या है, वे द्रव्य जिनका आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित होते हैं, द मैटर व्हिच हैव इनडेफिनिट वॉल्यूम एंड इनडेफिनिट शेप, ठीक। अब गैस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसमें सॉलिड और लिक्विड कंपेयर में ज्यादा होगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जाता है और यदि हम लोग इसको फ्री छोड़ देंगे तो ये फ्री मोशन भी कर सकते हैं, तो हम लोग कहेंगे गैस के मॉलिक्यूल्स फ्री मोशन करते हैं। जैसे आप लोग एक इत्र ले लो, इत्र समझ रहे हैं, इत्र ले लीजिए और उसको छोड़ दीजिए, यदि आपने उसको शीशी से जो कंटेनर भरा उससे आपने निकाल दिया तो पूरे रूम में वो धीरे धीरे महकने लगेगा, है ना, सेंट का असर आएगा। यदि वो रूम खुला हुआ है तो खिड़की यदि बनी खुली है या कोई होल है उससे भी वो बाहर निकल जाता है, तो बाहर निकल के चला गया तो हम लोग कहेंगे फ्री मोशन कर रहा है, तो गैस के मॉलिक्यूल को फ्री मोशन कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, एकदम से पोटेंशियल एनर्जी रहने नहीं, मोशन कर रहे हैं। गैस के लिए हम लोग ये देखते हैं एग्जाम्पल इनके क्या हैं, तो एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हो एयर, वायुमंडलीय एयर जो आपकी है तो क्या है, गैस का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से आप लोग H2 गैस मानोगे, NH3 गैस मानोगे, ऑक्सीजन गैस है ना,
इसी प्रकार से आगे चलो, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस है ना, सीएनजी मतलब कंप्रेस नेचुरल गैस, ये सब किसमें आएंगे, गैसेस सब। साथ में आपका यहाँ पर हमने H2 लिख दिया, O2 लिख दिया, यहाँ पर एक और वाटर वेपर, वाटर वेपर। तो वाटर वेपर भी क्या है, यहाँ पर ये गैस है। यहाँ पर सभी में हम लोग यहाँ पर पढ़ते चले आए थे, इसको आई से यहाँ लिया गया था। हम लोग ये देखते हैं कि वाटर वेपर और आइस तीनों H2O का काम है। तो हम लोग ये कहेंगे H2O तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, सॉलिड में पाया जाता है, लिक्विड में पाया जाता है, गैस के अवस्था में पाया जाता है। ये क्या था आपका भौतिक आधार पर वर्गीकरण। इनके बारे में और डिटेल जब पढ़ना होगा, जहाँ आएगा वहाँ पढ़ाएंगे। जैसे मैं स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे तो वहाँ बड़े चैप्टर बनेंगे, तो वहाँ पर पढ़ा जाएगा भी नॉर्मल चीज़ें जो क्लासिफिकेशन है उसके आधार पर आपने देख लिया। पहला क्लासिफिकेशन हुआ भौतिक आधार पर, यहाँ आपने देखा था। दूसरा क्या है, केमिकल बेसिस। केमिकल बेसिस के आधार पर क्लासिफिकेशन कर लेते हैं फटाफट। बी नंबर पे है रासायनिक आधार। क्या बोलते हैं, ऑन द केमिकल बेसिस। आराम से पढ़ते हैं, इसको समझ में आना है। रासायनिक आधार पर, यानी रासायनिक सब्सटेंस होंगे। रासायनिक आधार पर क्या है ये, यानी मैटर कितने भागों में बांटा गया, प्योर सब्सटेंस यानी शुद्ध पदार्थ और इनप्योर सब्सटेंस यानी अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को ही मिश्रण कहा गया है, अंग्रेजी में मिक्सचर कहा जाता है। तो पहले हम लोग किस में आते हैं, शुद्ध पदार्थ में। शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या है, तो हम लोग कहेंगे वे पदार्थ जिनमें अवयवी घटकों का कंपोजिशन हमेशा फिक्स होता है, ठीक है। यानी एक ही प्रकार के अवयवी सब्सटेंसों से मिलकर बने हुए पदार्थ कहलाते हैं प्योर सब्सटेंस, ठीक। शुद्ध पदार्थ, एक ही प्रकार के अवयवी पदार्थों से मिलकर बने हुए पदार्थ क्या कहलाते हैं, शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड किया है, पहला है एलिमेंट, दूसरा है कंपाउंड। तो शुद्ध पदार्थों को हम लोगों ने यहाँ पर पहले शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस को दो पार्टों में डिवाइड कर लिया, पहले एलिमेंट और दूसरा क्या है, कंपाउंड। चलिए हम लोग देखते हैं पहले किसको, एलिमेंट को। तो ए नंबर डालिए और लिखिए एलिमेंट। एलिमेंट मतलब तत्व, तत्व ना, हाँ। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट के लिए हम लोग कहेंगे वे शुद्ध पदार्थ, ये शुद्ध पदार्थ के अंदर पढ़ रहे हैं, तो वे शुद्ध पदार्थ जिनके अवयवी घटक सभी एक समान होते हैं, यानी एक ही प्रकार के पदार्थ से मिले हुए तत्व क्या कहलाते हैं, आपके एलिमेंट कहलाते हैं। अब एलिमेंट में भी हम लोगों देखते हैं कि एलिमेंट आपके कौन कौन से, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, सिल्वर है, ये सब एलिमेंट कहलाएंगे। तो एलिमेंट को फिर से तीन पार्टों में क्लासिफाई कर दिया गया है। ये देखिए पहला पार्ट इसका क्या है, मेटल, दूसरा क्या है, नॉन मेटल, और तीसरा क्या है, मेटलॉइड। मेटल का मतलब क्या होता है, धातु। ये देखिए मेटल का मतलब है धातु, तो धातु के बारे में जानते हैं, ठीक। धातु क्या है, तो हम लोग कहेंगे वह तत्व जिनमें विशिष्ट चमक होती है तथा उन्हें पीटने पर वो फैलते हैं। पीटेंगे यदि हथौड़े से तो फैल जाएंगे, है ना। तो हम मैलिएबल इन नेचर, तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या कहलाएंगे, मेटल। तो वे तत्व जिनमें एक विशिष्ट यानी विशेष चमक होती है तथा हथौड़े से पीटने पर फैलते हैं, धातु। ज्यादातर धातुएं आपकी पढ़ाई नहीं है, 90 लगभग धातुएं आपकी 90 धातुएं पढ़ाई जाती हैं। उनमें से ये कहा जाता है कि ज्यादातर धातुएं सॉलिड हैं, तो धातु को नॉर्मल सॉलिड मान लिया जाता है। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पर जैसे Hg है आपका क्या है, पारा ना, वो क्या है, लिक्विड, ठीक। इसी प्रकार से और धातुएं हैं जैसे CS है, Fr है ना, साथ में आपका गैलियम है। ये सब धातुएं आपकी किस में आती हैं,
लिक्विड, तो लिक्विड धातु। चलिए धातु के बारे में आपने जान लिया। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। धातु को आपने देख लिया। वे तत्व जिनमें विशिष्ट चमक होती है तथा पीटने पर फैलते हैं धातु कहलाते हैं। धातु में भी हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं आगे कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो हम लोग कहेंगे कि पहली प्रॉपर्टी इसकी सबसे बढ़िया है, जो धातुएं होंगी वो विद्युत की तथा ऊष्मा की सुचालक होंगी। विद्युत की चालक कैसे होंगी पता कैसे चलेगा? आप ले लीजिए कोई एक मेटल ले लीजिए या धातु ले लीजिए, उसको स्विच में आप उसमें प्लग में डाल दीजिए, डालने का स्विच को ऑन आप रहने दीजिए, टच करिए दूसरे साइड, यदि मजा आ जाए तो क्या है? कंडक्टर है यानी सुचालक है। इसी प्रकार से यदि कोई खाना बन रहा हो, खाना बनते समय इसको आपने एक जो कंटेनर है उसमें आप लोग एक चम्मच डाल दीजिए, चम्मच को बाद में टच करिए जिधर वो उसमें टच नहीं है, मतलब एक साइड टच रहेगा एक साइड खुला रहेगा, इधर खुला हुआ उधर टच करिए, क्या होगा? गर्म लगेगा। तो हम लोग कहेंगे क्या होते हैं? सुचालक होते हैं, धातु विद्युत की सुचालक। ठीक, साथ में और क्या है? इनको पीटेंगे तो क्या है? मैलिएबल है, फैलेंगे। यदि गर्म करके और इसको तान दें, पिघला कर बहुत तेजी से यदि तान दें तो तन्यता का गुण दिखाते हैं, तार की तरह फैल जाते हैं। तो ये इनकी प्रॉपर्टी। सेकंड नंबर पे आइए। सेकंड नंबर पे आपका क्या है? आधार। एक सिंपल सी डिफिनेशन याद कर लीजिए नॉन मेटल के लिए। नॉन मेटल, नॉन मेटल वे तत्व जिनमें विशेष चमक नहीं होती है। कहने का मतलब है हम लोग कहेंगे कि इसमें नेचर है भंगुर होने का। भंगुर होने का मतलब समझ रहे हैं? जैसे आप कांच की एक गोली ले लीजिए और उस पर हथौड़ा मार दीजिए, फैलेगी नहीं, चूर चूर हो जाएगी। और जैसे ये आपका हमने कहा धातु है कि अधातु है, क्या करिए? इसको किसी सरफेस से, रफ सरफेस से घिस दीजिए। घिसेंगे तो चमक नहीं आएगी। चमक नहीं आएगी मतलब ये क्या है? अधातु। लेकिन यदि चमक आ गई, जैसे आपने चाबी ले लिया, चाबी के सरफेस को यदि रफ सरफेस से घिसोगे तो क्या होगा? चमक आती है उसमें, तो वो क्या है? धातु है। समझ में आ जाएगा? धातु के लिए अधातु हो गया। अधातु में विशेष चमक नहीं होगी, वे तत्व जिनमें विशेष चमक नहीं होती। साथ में हम लोग कहेंगे हथौड़े से पीट दीजिए, क्या होगा? भंगुर हो जाए। भंगुर मतलब चूर चूर हो जाए। साथ में एक चीज और देखते हैं कि हम लोग विद्युत के ये क्या है? कुचालक है, ऊष्मा के कुचालक है। विद्युत के कुचालक कैसे कहोगे? तो विद्युत के कुचालक के लिए हम लोग कहेंगे कि मान लीजिए करंट पास करें इसमें और इसमें करंट ना पास, मतलब विद्युत की कुचालक है। करंट पास हो जाए, विद्युत की सुचालक है। तो जो अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, आपको हम बता दे रहे हैं कि कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में जब रहता है तो उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है ग्रेफाइट के कार्बन में, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से वह इलेक्ट्रॉन करंट को पास कराता है। तो पूरे सभी सब्सटेंस में से ग्रेफाइट के फॉर्म में कार्बन जो होगा वो क्या है? विद्युत का सुचालक। याद कर लीजिएगा इसको। अगला वाला पॉइंट चलते हैं और अगले पॉइंट में अधातुओं का एग्जाम्पल आप लोग H2 हो गया, N2 हो गया, ऑक्सीजन है, इनर्ट गैसेस हैं, सब अब आपकी धातु है। थर्ड पॉइंट में क्या है? उपधातु। उपधातु, उपधातु क्या बोलते हो? मेटलॉइड। मेटलॉइड, व्हाट इज द मेटलॉइड? कहेंगे वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, यानी दोनों के गुणों को रिप्रेजेंट करता है। मेटल के भी प्रॉपर्टी होगी और नॉन मेटल की। सबसे द एलिमेंट्स व्हिच रिप्रेजेंट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल कॉल्ड मेटलॉइड। मेटलॉइड कहलाए। इसके एग्जांपल के लिए हम लोग ये देखेंगे कि एग्जांपल इसका तो हम कहेंगे जर्मेनियम, इसका एग्जांपल है। सेलेनियम इसका एग्जांपल है। आर्सेनिक इसका एग्जांपल है। इसके एग्जांपल में दूसरा आप लोग पार्ट चलते हैं अब किसमें? प्योर सब्सटेंस के कंपाउंड फॉर्म, यानी हम लोग दूसरे नंबर यानी बी नंबर पे चल रहे हैं और लिख रहे हैं यहाँ पर यौगिक। यौगिक, यौगिक किसे कहा गया? कंपाउंड। कंपाउंड, कंपाउंड क्या है जरा देख लेंगे। तो हम लोग कहेंगे वे शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से बनते हैं। वे यौगिक जो दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से बनते हैं तथा उन्हें रासायनिक विधि द्वारा उनके तत्वों में पुनः विघटित किया जा सकता है, उन्हें यौगिक कहते हैं। जबकि आपने धातु में पढ़ा है
धातु में नहीं, एलिमेंट में आपने ये देख लिया है कि इन्हें साधारण भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा फिर से इन्हें उनके अवयवों में विघटित नहीं किया जा सकता। यौगिक को उसके तत्वों में विघटित किया जा सकता है। तो यौगिक टर्म दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से बनता है। जल्दी कर लेंगे। तो कंपाउंड के लिए हम लोग कहेंगे कि दो या दो से अधिक तत्वों के समान हो या भिन्न हो के संयोग से बने यौगिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। यौगिक को हम लोगों ने कहा कि जैसे आपने कहा ये H2O तो बताओ इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तत्व है, इसलिए यौगिक। इसी प्रकार से जहां पर लिखा हुआ है H2SO4 बताइए इसमें 3 प्रकार के तत्व हैं, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, ये भी यौगिक है। यौगिक के लिए हम लोग कहे हैं कि यौगिक को पुनः 2 वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट नंबर पे आ जाइए, लिखा हुआ है आपका अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक क्या है बच्चा? यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग एक सिंपल डिफिनेशन देखते हैं, वो हम लोग कहेंगे वे यौगिक जिनका स्रोत निर्जीव पदार्थ जैसे समुद्री जल, जैसे राख यानी पत्थर है ना, ये है, तो उन्हें हम अकार्बनिक यौगिक हैं। ठीक, अकार्बनिक यौगिक में हम लोगों ने एग्जांपल देख लिया, जैसे H2SO4 अकार्बनिक यौगिक है, CaCO3 अकार्बनिक यौगिक है। देखिए ये सब स्रोत के हैं, इसके पत्थर हैं या तो समुद्री जल है। हमने H2O का क्या कहा? अकार्बनिक यौगिक है। इसी प्रकार से आपने HCl अकार्बनिक यौगिक मान लिया। ये सब कंपाउंड अकार्बनिक। सेकेंड पॉइंट में आ जाइए, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक का मतलब इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफिनेशन आप सिंपल से इसके वे यौगिक जिनके स्रोत सजीव वस्तुएं जैसे जंतु या वनस्पति होते हैं, उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, एल्कोहल है, एसिटिक एसिड है, ये सब लिविंग सब्सटेंस से ही बनते हैं। तो जिनका स्रोत क्या हो? जीवित वस्तुएं जैसे जंतु और वनस्पति, उन्हें क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक। ठीक, प्रोटीन कार्बनिक यौगिक का ही पार्ट है। ये आपके कार्बनिक यौगिक की कहानी हो गई। अगले पार्ट में चलते हैं और हम लोग देखते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस को मिश्रण कहा गया। तो हम लोग मिश्रण के लिए यानी मिक्सचर के लिए डिफिनीशन देंगे कि वे पदार्थ जिनमें 2 या 2 से अधिक यौगिक स्वच्छंद अनुपात में मिले होते हैं, यानी मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक यौगिक स्वच्छंद अनुपात में उपस्थित होते हैं, मिश्रण। ठीक, मिक्सचर कहलाते हैं। मिक्सचर में हम लोगों को एग्जाम्पल देखना था, एक पहला होमोजीनियस के लिए, हेटेरोजीनियस के लिए। होमोजीनियस समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण आप समझ लें बेहतर रहेगा। समांगी मिश्रण क्या है? वह मिश्रण जिसके प्रत्येक नमूने में अवयवी भागों का यानी अवयवी सब्सटेंस का अनुपात निश्चित रहता है। जैसे आपने एक चाय बनाया, चाय में आपने चीनी डाली, दूध डाला, पानी डाल दिया, कुछ और डाल लो, लेकिन जितना डाल दोगे एक कप में, दूसरे कप में, तीसरे कप में जब उसको भरा जाएगा तो चाय की क्वालिटी सभी उस समय एक जैसी होगी, सभी कप में चाय एक जैसी होगी। चीनी का कंपोजिशन जितना रहेगा उसी हिसाब अनुपात में सब में रहेगा, है ना। तो ये हम लोग कहेंगे कि ये क्या है? होमोजीनियस सब्सटेंस। होमोजीनियस सब्सटेंस मिश्र धातु में, मिश्र धातु में कहते हो ना कि जैसे ब्रांज है, ब्रांज में आप लोग Cu और दूसरा सब्सटेंस लेते हो क्या? ब्रांज यानी यसन। ठीक है, Cu और यसन, Cu और यसन का अनुपात जो मेटल में एक पार्ट में होगा वही दूसरे पार्ट में होगा। अलग अलग टुकड़े तोड़ के देख लो, सब एक जैसे कंपोजिशन में परसेंटेज में रहेंगे। होमोजीनियस में आप लोग एयर ले लेते हो, गैस जो एयर एटमॉस्फेरिक एयर, उसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज कहीं भी चले जाओ, अलग अलग पार्ट एयर ले करके अलग अलग पार्ट में उसको अध्ययन करो तो देखोगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब जितने तक गैसें होंगी सबका कंपोजिशन एक जैसा है, होमोजीनियस। हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या है? हम लोग कहेंगे वह है मिश्रण जिसके प्रत्येक नमूने में अवयवों का संगठन यानी प्रतिशत वैल्यू
एक समान नहीं होती बल्कि अलग अलग होती। जैसे हमने एक गारा बना लिया, कंक्रीट बना लिया, तो कंक्रीट में हमने क्या मिलाया, पानी, सीमेंट, बालू, गिट्टी। एक तसले में भरिए, दूसरे तीसरे तसले में भरिए, किसी में पानी ज़्यादा चला गया, किसी में सीमेंट ज़्यादा चला गया, किसी में आप देखोगे कि गिट्टी ज़्यादा चली गई। कहने का मतलब प्रत्येक पार्ट में उनका अनुपात एक जैसा नहीं होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक, जैसे आप कह दें कि लोहे का छीलन ले लो और साथ में उसको नमक में मिला दो, तो उसमें अनुपात अलग अलग करो, एक एक मुट्ठी, उनमें जरूरी नहीं कि दोनों सब में परसेंटेज एक बराबर हो सकता दोनों में। इसी प्रकार से हम लोग क्या करें, चीनी और नमक को मिला लें। चीनी नमक मिलाने के बाद उनको कई पार्टों में डिवाइड करके उनमें देखो कि एक बराबर परसेंटेज आ रहा है, परसेंटेज बराबर नहीं आएगा, तो ऐसे मिक्सर क्या कहलाते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सर। चलिए, आज का ये क्लासिफिकेशन का वीडियो खत्म हुआ, तो मैटर का पूरा वीडियो खत्म हो गया। अगले वीडियो में अगली चीजें आएंगी इसी चैप्टर। थैंक यू।